हेलो बच्चों, मैं रीता चौधरी पूर्व माध्यमिक विद्यालय मोहनपुर से। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे विषय हमारा इतिहास और नागरिक जीवन। नागरिक जीवन के अंतर्गत पढ़ेंगे पाठ हमारा एक, हमारा लोकतंत्र 8th के बच्चों के लिए है। बच्चों, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि लोकतंत्र किसे कहते हैं और निर्वाचन आयोग का क्या कार्य है और चुनाव कैसे होते हैं, उसकी प्रक्रिया के बारे में जाना था और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से कैसे वोट डालते हैं इसके बारे में हम लोगों ने जाना था। अब हम लोग पढ़ेंगे लोकतंत्र में राजनीतिक दल का क्या कार्य होता है, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। बच्चों, किसी भी विशाल समाज में लोग व्यक्तिगत रूप से सार्वजनिक जीवन को प्रभावित नहीं कर सकते, परंतु दूसरों से मिलकर यह संभव हो सकता है। यही काम राजनीतिक दल करते हैं। राजनीतिक दल राजनीतिक पद एवं प्रभाव पाने के उद्देश्य से समान विचार रखने वालों के साथ मिलकर कार्य करते हैं। इसके अलावा चुनाव के समय ये राजनीतिक दल अपने अपने विचार, कार्यक्रमों, नीतियों को लोगों के समक्ष रखते हैं, जिससे लोगों को सही प्रतिनिधियों को चुनने में मदद मिलती है। जिस दल के सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि चुने जाते हैं वही दल सरकार बनाता है। अब बाकी राजनीतिक दल विपक्षी दल के रूप में कार्य करते हैं। ये विपक्षी दल सरकार को अपनी मनमानी करने से रोकते हैं। इन सारे दलों को चुने हुए प्रतिनिधि नई दिल्ली स्थित संसद भवन यानी पार्लियामेंट नामक भवन में बैठते हैं। भारतीय लोकतंत्र में संसद लोगों की सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था है और ये प्रतिनिधि संसद के माध्यम से सरकार को लोगों के विचारों से अवगत कराते हैं। सरकार अपने कार्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। कोई भी सरकार संसद के माध्यम से ही देश का शासन चलाती है। लोकतंत्र में स्थानीय शासन बहुत आवश्यक है। इससे सार्वजनिक जीवन और निर्णय की प्रक्रिया में भाग लेने के अवसर बढ़ जाते हैं और लोगों की सीधी भागीदारी होती है। भारतीय लोकतंत्र में प्रत्येक भारतीय नागरिक को कुछ मूल अधिकार दिए गए हैं, जैसे नागरिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अधिकार। यही हमारे मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स लोकतंत्र का दूसरा आधार स्तंभ है। राजनीतिक और नागरिक अधिकार विशेषता ऐसे अधिकार हैं जिनके अनुसार राज्य व्यक्तियों तथा समूहों के कार्यों में हस्तक्षेप न करने के लिए प्रतिबद्ध है। लोकतांत्रिक शासन में सभी लोगों को विचार अभिव्यक्ति, संगठन बनाने, सम्मेलन करने, कहीं भी आने जाने या कोई भी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता होती है। संविधान में भारतीय नागरिक को अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। परंतु यह न्यायालय और संसद की अवमानना व मानहानि नहीं कर सकता है। यदि सरकार जनता की बात नहीं सुनती है तो जनता उसका विरोध सभाओं, प्रदर्शनों, जुलूसों, आंदोलनों द्वारा कर सकती है, किंतु ये आंदोलन पूर्णतः शांतिपूर्वक होने चाहिए। कुछ लोग विरोध प्रदर्शन करने पर सार्वजनिक संपत्तियों जैसे बसों, रेलगाड़ियों को तोड़ फोड़ कर, आग लगाकर तथा ऐतिहासिक इमारतों को क्षति पहुंचाते हैं, यानी नुकसान पहुंचाते हैं तथा महापुरुषों की मूर्तियों पर पोस्टर चिपकाते हैं। बच्चों, कुछ अधिकार मिले। सूचना के अधिकार के मुख्य बिंदु हैं। सूचना के अधिकार के अंतर्गत आता है सूचना का अधिकार। भारत जैसे जम्मू कश्मीर के छोड़कर में अक्टूबर सन 2005 में लागू किया गया। इसके अंतर्गत जनता को यह जानने का अधिकार है कि सरकार उससे संबंधित संस्थाएं सुचारू रूप से कार्य कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। जनता को केंद्र सरकार एवं स्थानीय सरकार के निर्णय या नीतियों की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। सामान्य जनता, मीडिया, स्वयंसेवी संगठनों एवं पंचायती राज के प्रतिनिधियों को मांगी गई सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। सूचना प्राप्ति के लिए शुल्क तथा समय सीमा निर्धारित की गई है। नागरिकों की स्वतंत्रता, समानता, अधिकारों की सुरक्षा का दायित्व न्यायपालिका पर होता है। जनता को समान न्याय दिलाने हेतु न्यायपालिका को सरकार के दबाव और नियंत्रण से मुक्त होना चाहिए। स्वतंत्र न्यायपालिका लोकतंत्र का तीसरा महत्वपूर्ण आधार है। संचार मीडिया यानी रेडियो, टेलीविजन, अखबार, पत्र पत्रिकाएं, बैनर, पोस्टर संचार माध्यम या मीडिया है, जिसके माध्यम से हम सूचनाओं का प्रचार प्रसार करते हैं। एक बात और, सरकार अपनी नीतियों, कार्यों के लिए जनता का समर्थन प्राप्त करने का प्रयास करती है और ये संचार माध्यम स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। ये न केवल शासन की नीतियों का प्रचार करते हैं बल्कि शासन के काम की जांच पड़ताल भी करते हैं तथा जनता को सूचनाएं उपलब्ध कराते हैं तथा सभी प्रकार के विचारों का आदान प्रदान करने का साधन बनते हैं।
ये शासन तक जन भावना पहुंचाने तथा शासन पर सार्वजनिक दबाव का माध्यम भी होते हैं। अतः मीडिया लोकतंत्र का चौथा आधार है। अच्छा, मीडिया किसे कहते हैं? इसका अर्थ है, मीडिया है लैटिन भाषा के मीडियम शब्द का बहुवचन है, जिसका अर्थ है माध्यम। जब कोई सूचना देश विदेश के जन समूह तक संचार माध्यमों द्वारा पहुंचती है तो उसे हम संचार माध्यम या मीडिया कहते हैं। कुछ वर्ष पहले की बात है, जमालपुर गांव में गुरु काका को कई महीने की पेंशन नहीं मिली। उन्होंने शहर जाकर अखबारों में खबर छपवाई। खबर पढ़कर पेंशन विभाग में खलबली मच गई और जांच करने में विभाग को लोगों की गलती मालूम हुई। नतीजा यह हुआ कि काका को विभाग से पत्र मिला कि वे अपनी बकाया पेंशन विभाग में आकर तत्काल प्राप्त कर लें। देखा कैसे मीडिया के द्वारा प्रशासन तंत्र में जवाबदेही लाई गई। यदि शासन जनमत की इच्छा की लगातार अवहेलना करता है तो अगले चुनाव में उन लोगों को जनता दोबारा नहीं चुनेगी, किन्हीं और लोगों को वोट देकर विजयी बनाएगी। यही जनप्रतिनिधियों में जवाबदेही लाने का तरीका है। बच्चों, लोकतंत्र के बारे में जानेंगे। लोकतंत्र किसे कहते हैं? लोकतंत्र लोगों का, लोगों के द्वारा और लोगों के लिए शासन है। लोकतंत्री ढांचा बना लेने से सही अर्थों में लोकतंत्र सुनिश्चित नहीं होता। इसके लिए जरूरी है कि प्रत्येक नागरिक अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों के प्रति भी जागरूक हो, वह स्वयं निर्णय लेने की क्षमता रखता हो, और यह तभी संभव है जब वह शिक्षित एवं जागरूक होगा। शिक्षित व्यक्ति को न केवल अपने देश की समस्याओं को सही जानकारी होती है, बल्कि उनको सुलझाने में भी वो अपना योगदान दे सकता है। शिक्षित व्यक्ति किसी के बहकावे में आकर उसे वोट नहीं देगा, वह अपने विवेक से उचित अनुचित का निर्णय करेगा। इसलिए लोकतंत्र को सफल बनाने में शिक्षा का महत्व सबसे अधिक है, और तभी लोकतंत्र मजबूत होगा। जो अब्राहम लिंकन ने कहा था, तुम बेवकूफ़ बना सकते हो सभी लोगों को कुछ समय के लिए, कुछ लोगों को हमेशा के लिए, लेकिन सभी लोगों को हमेशा के लिए नहीं। सर्वधर्म समभाव। लोकतंत्र की सफलता के लिए शिक्षा के अतिरिक्त नागरिकों में परस्पर धार्मिक सद्भाव का होना भी आवश्यक है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि उसमें पंथ निरपेक्षता की भावना होनी चाहिए, जिसका सीधा अर्थ यह है कि सभी व्यक्तियों को अपने अपने विश्वास के अनुसार अपना धर्म पालन प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता होगी। धर्म के आधार पर राज नागरिकों में कोई भेदभाव नहीं करेगा। राज किसी भी धर्म को विशेष प्रोत्साहन नहीं देगा। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता। लोकतंत्र समानता पर आधारित शासन व्यवस्था है। विगत कई शताब्दियों से हमारे समाज में अनेक प्रकार की असमानताएं विद्यमान रही हैं। धर्म, जाति और लिंग के आधार पर आधारित भेदभाव हमारी सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित करते रहे हैं। लोकतंत्र इस सद्भाव को समाप्त करके सभी को समान अवसर देने पर जोर देता है। यदि देश में आय का समान वितरण होगा, यानी कुछ लोग बहुत अमीर और अन्य कुछ लोग बहुत ज़्यादा गरीब होंगे, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था कमज़ोर होगी। आर्थिक समानता प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद के अनुसार व्यवसाय चुनने का अधिकार देता है। राजनीतिक समानता का अर्थ है कि समाज में सभी व्यक्तियों को एक समान मताधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार तथा सरकार में कोई पद पाने का अधिकार हो। महिलाओं के अधिकार। कुछ महिलाओं को अधिकार दिए गए हैं, जैसे कानून के समक्ष समानता, लिंग के आधार पर भेदभाव न करना, समान कार्य के लिए समान वेतन, कार्य के लिए उपयुक्त और मानवीय वातावरण बनाना और प्रसूति लाभ सुनिश्चित करना, महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध गतिविधियों को रोकना, पंचायत और नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण, स्वास्थ्य की सुविधाएं बेहतर बनाना और पोषण के स्तर में सुधार करना, कमजोर वर्ग की महिलाओं को शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। लोकतंत्र का भविष्य। कुछ चुनौतियां भी हैं। हम सबको अपनी स्थिति में सुधार लाने के लिए ज़रूरी है कि हम सभी सही नेताओं का चुनाव करें। यदि उन्हें सही नेताओं को चुनने के लिए कोई ठीक विकल्प नहीं मिलता है या चुने हुए प्रतिनिधि अक्षम है तथा उनमें बदलाव लाने की दृढ़ शक्ति नहीं है, तब लोकतंत्र अनुपयोगी व महंगा ढांचा सिद्ध होता है। अतः हमें याद रखना चाहिए कि जवाबदेह लोकतांत्रिक व्यवस्था लाना हमारा महत्वपूर्ण दायित्व है। इस जिम्मेदारी से हम बच नहीं सकते हैं।
समाज को दुष्ट व्यक्ति की दुष्टता से नहीं बल्कि अच्छे लोगों की निष्क्रियता पतन की ओर ले जाती है। ये खेरा ने कहा था। आदर्श आचार संहिता चुनाव आयोग द्वारा चुनाव के समय जारी की गई नियमों की सूची जिसका पालन राजनीतिक दलों उम्मीदवारों को करना होता है, उसे आचार संहिता कहते हैं। इसी के साथ हमारे बच्चों ये पाठ हमारा फर्स्ट खत्म होता है नागरिक शास्त्र। धन्यवाद बच्चों। टाटा।